स्वागत है आपका बायोलॉजी मंत्रा चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में पढ़ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल एक्चुअली में है क्या? सो बेसिकली आप देखें तो सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। So cell is the structural and functional unit of any living thing. Structural and functional unit of any living things. आप इसको कहने का मतलब समझिए। एक चीज़ देखिए, जब कई सारे सेल्स मिलते हैं ना, तब एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तब एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। नाउ जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। नाउ जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो एक स्पेसिफिक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब कई सारे सेल्स मिले तब एक टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, जब कई सारे टिश्यू मिले तब एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, जब कई सारे ऑर्गन मिल गए तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ऐसे कई सारे सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी, आप यूँ कह लीजिए किसी भी लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बन रहा है भाई साहब? सेल से बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। नाउ अब ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, क्या बोला? ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ये कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये आपका हियरिंग करेगा, सुन सकेगा भाई साहब ईयर की मदद से, यानी कान की मदद से। ये क्या करेगा? डाइजेशन भी करेगा। स्टमक होता है ना, तो उसी की मदद से डाइजेशन भी करेगा। ये रेस्पिरेशन भी करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हियरिंग कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, इसीलिए इस सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कहने का मतलब समझिए, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि भाई साहब ये जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाता है। फंक्शनल क्यों है? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। कौन साइंटिस्ट थे भाई साहब? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक थे, कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, मतलब खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने जब एक डेड प्लांट के टिश्यू को या आप यूँ कह लीजिए कि एक कॉर्क को उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो
उसमें उन्होंने क्या देखा, कुछ लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे। ये जो कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखा एक्चुअली में वो सेल वॉल था। क्या था? सेल वॉल था। ठीक है। ऐसे उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। कैसे देखे भाई साहब? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, जैसे कि ये कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा कंपार्टमेंट हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो एक कंपार्टमेंट है, ये ठीक है, इस एक कंपार्टमेंट को या इस एक कंपार्टमेंट को या इस एक कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने एक नाम दे दिया। क्या दे दिया भाई साहब? सेलुला। एक नाम दे दिया सेलुला। लेकिन आप मुझे बताइए, आप डायरेक्ट किसी प्लांट को तो लेकर आएंगे नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक प्लांट था जो एक प्लांट था उस प्लांट का एक पार्ट काट लिया और उस पार्ट को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो वो जो पार्ट उन्होंने काटा वो तो डेड हो गया था, क्योंकि वो प्लांट से अलग हो चुका था। सो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। आपसे अगर पूछा जाए डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। और अगर आपसे सेल की डिस्कवरी भी पूछा जाए तो भी आप बताएंगे क्या? रॉबर्ट हुक। ठीक है। तो इतनी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे उसमें दिखाई दे रहे थे, ये आप इनको समझ लीजिए बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। तो उस मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होगा एक कई सारे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, तो मिलकर एक मधुमक्खी के छत्ते का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें जो एक पर्टिकुलर जो कंपार्टमेंट था, लिटिल रूम था, लिटिल कंपार्टमेंट था, उसी को उन्होंने कह दिया था सेल, या फिर आप कह लीजिए उसी को उन्होंने कह दिया था सेलुला। ठीक है। और ये जो है, ये आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर मिल जाएगा। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा। नाउ उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, इन्वेंशन किसने किया था? दो साइंटिस्ट थे, एक थे नोल और दूसरे थे रस्का। इन दोनों ने मिलकर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल के अंदर की डिटेल स्टडी की गई। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं डिवीजन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो देखो सेल को, किसको? सेल को ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of cell, कि कितने सेल किस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, इस नंबर पर, सॉरी इस बेसिस पर हम लोग सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। नाम को ही पकड़िए, यूनी का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो भाई साहब आप जानिए यूनिसेलुलर जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के बने होंगे, और जो मल्टी सेलुलर होंगे वो बहुत सारे सेल के बने होंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे सेल दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होगा यूकैरियोट, YOTE, दूसरा होगा प्रोकैरियोट। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें
एक्टिव न्यूक्लियस पाया जाएगा, या आप यूँ कह लीजिए कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो उसको हम लोग यूकैरियोट में रखेंगे। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उसको हम प्रोकैरियोट में रखेंगे। ठीक है। नाउ अब मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई हुई हैं, सेल, यहाँ पर भी लिख लेते हैं सेल। मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट, मैंने आपको बताया यूकैरियोट। तो नाउ जो यूनिसेलुलर होगा वो सिंगल सेल का बना होगा, जो मल्टी सेलुलर का होगा वो बहुत सारे सेल्स का बना होगा। नाउ इसका एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, अमीबा, इसका एग्जांपल पैरामीशियम। नाउ मल्टी सेलुलर का एग्जांपल आप ले लीजिए प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, फंजाई, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। तो यार देखो, जो प्रोकैरियोट होंगे ना, जैसे कि मैं आपका बैक्टीरिया ले लेता हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट की बात करें तो एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स जिसमें आ जाते हैं, ये यूकैरियोट हुआ करते हैं। नाउ अब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो इतना मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी आखिरकार क्या चीज़ थी? तो यार देखो, जो सेल थ्योरी थी ना, इसको दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। एक साइंटिस्ट आए थे, सॉरी, सेल थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। पहले का नाम था स्लाइडन, दूसरे का नाम था स्वान। ठीक है। तो जो स्लाइडन थे ये एक बॉटनिस्ट थे, और स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे ना। बॉटनिस्ट कहने का मतलब आप समझिए कि ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे नाउ, और जूलॉजिस्ट कहने का मतलब यही है कि ये एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया करते थे नाउ। अब आपके जो स्लाइडन थे, कौन थे? स्पेलिंग पर आप ध्यान मत दीजिए, स्पेलिंग आपके बुक में लिखा हुआ होगा, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो जो स्लाइडन थे वो 1838 में आए थे, 1838 में आए थे, और उन्होंने जब एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, और जब हमारे पास में स्वान आए, कौन आए? स्वान आए, तो इन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया और एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व किया, और इन्होंने ही ये बताया था कि जो प्लांट होते हैं, कौन होते हैं? जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस एक और मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ये बात किसने बताई थी? सॉन ने बताई थी, लेकिन सेल वॉल टर्म इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने केवल डिस्कवरी किया था सेल वॉल का। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेल थ्योरी एक्चुअली में कहता क्या है। तो ये जो स्लाइडन थे और जो स्वान थे, इन दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस दी, एक कंसेप्ट दिया। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप ऑर्गेनिज्म के अलावा थिंग्स कह सकते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इन्होंने ये एक बात कही थी, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक बात कही थी कि कोई भी लिविंग थिंग है भाई साहब, तो वो या तो सेल से बनी होगी या सेल के प्रोडक्ट से बनी होगी ना। उसके बाद में 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ बर्चाओ। कौन आते हैं भाई साहब? रुडोल्फ बर्चाओ।
नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, तो ये कहते हैं स्लाइडन साहब और स्वान साहब, आपने ये तो बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सेल से या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, पर आप हमें ये बताइए कि जो नई सेल बनती है, जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो आखिरकार कैसे होता है। तो ये उन्होंने नहीं बता पाया था, तो इस चीज़ को बताया था वर्चाव ने, यानी कि रुडोल्फ वर्चाव ने ये चीज़ बताया था कि कोई भी जो नई सेल बनती है वो पुराने सेल से ही बनती है। जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं, तो आप कैसे बने हैं, आप किसी पुराने ही से तो बने हैं। वो पुराने कौन है, आपके पापा मम्मी होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ वो कह रहे थे, कौन, वर्चाव, रुडोल्फ वर्चाव। वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका उन्होंने मतलब बताया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब कि जितने भी नए सेल्स बनती हैं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। नाउ प्री का मतलब होता है पहले, और एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एग्जिस्ट कर रही। तो जो नई सेल बनती है, मान लीजिए ये कोई नई सेल बनी, तो ये नई सेल किससे बनी होगी, कोई एक सेल रहा होगा, इसी सेल से इस सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो वही ये कह रहे थे रुडोल्फ वर्चाव कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले है एक सेल, उसी सेल से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। उसके बाद में सेल थ्योरी में दो चीज़ें आ गई। पहला आ गया वही जो हमारे स्वान और स्लाइडन साहब देकर गए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये पहली बात आ गई सेल थ्योरी में। नाउ सेल थ्योरी में दूसरी बात आती है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो पहले जो एक सेल है वही दूसरे सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये हम सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। नाउ ये हम लोगों ने देख लिया सेल थ्योरी था। सेल थ्योरी में दो बातें आ गई कि ऑल सेल्स आर मेड अप, सॉरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरी बात आ गई कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ अब आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर में कई सारी पॉइंट्स दी हुई हैं, जिसमें से पहला है सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ना दूसरी चीज़ दी हुई है आपके एनसीईआरटी में न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में हुई थी, और ये डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ना उसके बाद में दिया हुआ है लाइव सेल यानी जिंदा सेल। तो इसको देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने देखा था किसने, 1674 में, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था वो पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था भाई साहब, पुरकिंजे ने दिया था। नाउ उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ, आप लोग वो भी लिख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट
हुक ने एक्चुअली में जो उन्होंने कंपार्टमेंट देखे थे लिटिल लिटिल, वो इस पूरे सेल को नहीं देख पाए थे, वो केवल इस मेम्ब्रेन को देख रहे थे। और ये मेम्ब्रेन कैसा था भाई साहब? ये मेम्ब्रेन सेल वॉल था। अरे सर, सेल मेम्ब्रेन भी तो हो सकता है भाई साहब। उन्होंने एक प्लांट टिश्यू उठाया था और प्लांट टिश्यू का आउटर कवरिंग उन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक हमारे पास में सेल वॉल की डिस्कवरी कर चुके। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को नगेली एंड क्रेमर ने डिस्कवर किया था। नगेली एंड KRAMER, इन दोनों ने मिलकर 1950 में डिस्कवर किया था। और हमारे पास में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। नाउ इसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्या अंतर है। तो आप समझिए, प्रोकैरियोट्स जो होंगे, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, वही यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ना दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास में जो प्रोकैरियोट है, क्या जो प्रोकैरियोट हैं उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और जबकि जो हमारे पास में यूकैरियोट हैं इसमें 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है। ये सब क्या है मैं आपको जब राइबोसोम डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आप ये समझिए कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं, मतलब कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो सारी की सारी अब्सेंट होंगी प्रोकैरियोट में। मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल अब्सेंट होंगी और इसमें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पाया जाता है, हमारे पास में लाइसोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, वैक्यूल के ऊपर पाया जाता है मेम्ब्रेन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होंगी और यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगी। नाउ ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो वो जो पॉइंट है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। भाई साहब बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आसान टॉपिक है। डिवीज़न ऑफ लेबर कहने का मतलब समझिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, क्या बोला? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि अगर ये न्यूरॉन है तो ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज को कैरी करेगा, ये फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और अगर ये हमारे पास में एक स्टमक है तो ये फूड को डाइजेस्ट करेगा, ये मैसेज को नहीं कैरी कर सकता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास में जो हार्ट होता है, क्या होता है? जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, तो लीवर हमारे पास में ब्लड को पंप नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेल हैं उन सब का काम अलग अलग है, इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। हमने कामों को बांट दिया है कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, इसी को कहा जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि डाइजेशन का काम हमारे पास में स्टमक का है, हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड का है, ठीक है, और ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का है, ठीक है।
और मैसेज कैरी करने का काम हमारे पास में न्यूरॉन का है, यानी नर्व का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हर एक सेल अपना अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब एक पॉइंट एनसीईआरटी कहती है कि ईच एंड एवरी सेल, क्या बोला, ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। या आप यूँ कह लीजिए कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका लाइसोसोम हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका राइबोसोम गया। तो ये जो सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, इन सभी का काम अलग अलग है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अभी बताया डिवीजन ऑफ लेबर में कि हर सेल का अलग काम होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए इस सेल के अंदर भी जो पाया जाता है उसका भी अलग अलग काम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास में डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो सेल के पास तो है ही और सेल ऑर्गेनल के पास भी है। मतलब सेल ऑर्गेनल का भी काम अलग अलग है कि राइबोसोम सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, लिपिड नहीं बना सकता है। हमारे पास में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाएगा, हमारे पास में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाएगा क्या, प्रोटीन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लोग आप आगे चल के समझ जाएंगे जब मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाऊँगा। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो मैंने आपको बताया था 1665 में रॉबर्ट हुक, क्या बोला, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक डेड प्लांट के टिश्यू को लिया, डेड प्लांट के टिश्यू को लिया, या आप यूँ कह लीजिए कि उन्होंने एक कॉर्क को लिया, एक कॉर्क की स्लाइस को लिया, और उसको जब उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे, बिल्कुल हनी कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे। और इसमें कई सारे कंपार्टमेंट थे, इस एक कंपार्टमेंट को उन्होंने कह दिया सेल, या आप यूँ कह लीजिए इसी को उन्होंने कह दिया सेलुला। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया हुआ है वो है कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब कई सारे सेल मिलते हैं तब एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तब एक ऑर्गन बनता है, जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तब ऑर्गन सिस्टम बनता है, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी तरीके से आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जब कई सारे ईंटें मिलते हैं तो एक दीवार का फॉर्मेशन होता है, और जब कई सारे दीवार मिलते हैं तो एक कमरे का फॉर्मेशन होता है, और जब कई सारे कमरे मिल जाते हैं तो एक घर का फॉर्मेशन होता है, और उस घर की अच्छे से पेंटिंग कर दी जाती है, फिनिशिंग कर दी जाती है, तब वो जाकर एक अच्छा सा घर बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब कई सारे सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में आपका माउथ हो गया, हमारे पास में टंग हो गया, हमारे पास में टीथ हो गया, हमारे पास में स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करवा रही हैं। तो और ऐसे कई सारी सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक सेल की मदद से हो रहा है। तो इसी वजह से एक सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ये कई सारे फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि सर्कुलेशन को परफॉर्म करेगा, इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।